तक जो लोग राजा का दम भरते थे, अब वो मेरे गुण गाएंगे। कौन? लो, पड़ गया धर्म संकट में। कौन है? मैं हूँ मौसी, मैं तेरी काली। काली? अरे कहाँ है तू? इधर तो आ। अरे कितनी बड़ी हो गई है तू। कितना तेरा इंतजार किया बेटी, मेरी तो आंखें भी चली गई। जब तू पहली बार यहाँ आई थी ना, तो इतनी सी थी। पास के गांव में शिवरात्रि के मेले में आई थी, सोचा बहुत साल हुए मौसी से मिलने चली आई। अच्छा किया, अब तो कुछ दिन यही रहे। हाँ, रह जाऊंगी मौसी, रह जाऊंगी। पहले पानी तो पी लूं। हाँ, देख घड़े में से पी ले। लो, पड़ गया धर्म संकट में। पानी नहीं है मौसी। पानी तो पानी, यहाँ तो हर किसी के भाग्य से दाना और पानी दोनों उठ गए हैं बेटी। क्यों? क्या हुआ मौसी? क्या नहीं हुआ बेटी, एक तो पहले ही सूखा पड़ गया था, ऊपर से राजकुमारी का जुल्म। जो भी थोड़ा बहुत अनाज गांव वालों ने बचाकर रखा था, सब तबाह कर दिया राजकुमारी ने। अगर गांव वालों को अनाज दिला दूं, तो गरीबों की मदद से राजकुमार तक पहुंच सकूं। पूरा 2 लाख रुपया है, गिन लो। अरे मोटा सेठ, गिनने की जरूरत नहीं है, नहीं है। रात को ट्रक गोदाम के पास भेज देना, भेज देना। सरकारी गोदाम खाली करके करके तुम्हारे ट्रक भरवा देंगे। हाँ। अरे सेठ जी, वो तो सब हो जाएगा। अब ये बताओ कि कुछ पियोगे, कुछ जलपान करोगे? अरे वरी कूड़ा जल पीता नहीं है, पान की आदत नहीं है। तुम जाएगा फिर आएगा, आने जाने में टाइम वेस्ट होएगा। फिलहाल हम ये पी लेता है। अरे अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी है तो क्या हुआ? हजम नहीं होगा। अरे हजम क्यों नहीं होगा? अरे बात इधर ही रहने देना। अरे जल्दी से, अरे पतली गली से। पतली गली में हम फंस जाएगा। अरे हम तुमको निकालेगा नहीं निकालेगा। अरे नीचे लफड़ा। इधर से चल, इधर से, इधर से। काली बहन जिंदाबाद, काली बहन जिंदाबाद, राजकुमारी जिंदाबाद, राजकुमारी जिंदाबाद, काली बहन जिंदाबाद, काली बहन जिंदाबाद, राजकुमारी जिंदाबाद। क्या शोर मचा रखा है? हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं दीवान सिंह, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, तुम महलों में रहते हो और हम झोंपड़ों में। तुम अनाज के गोदामों पर सांप बनकर बैठे हो और हम अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे पेट की आग बुझा दो दीवान सिंह, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। धरती के सीने पे एक बोझ हो तुम लोग। दीवान सिंह, ये मत भूलो, हमारे ही खून पसीने की बदौलत तुम इन महलों में आराम की नींद सोते हो। हमारे पेट की आग बुझा दो, वरना कहीं ऐसा ना हो ये आग ज्वालामुखी बन जाए और उस आग में तुम्हारी आन बान शान शौकत जलकर राख हो जाए। खामोश बदजुबान लड़की। राम सिंह, गुरचरण सिंह, निकाल बाहर कर उसको। ठहरो, आप लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर सुन लो कि जो अनाज तुम्हारे गोदामों में पड़ा हुआ है, वो अनाज हम किसानों के ही बलबूते पर पैदा होता है। अगर हम न रहे तो तुम्हारे गोदाम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी राजकुमारी नहीं रहेगी। काली बहन जिंदाबाद, काली बहन जिंदाबाद। बेटी, तूने कितने पुण्य का काम किया है आज। जन्म जन्मांतर तक गरीबों की दुआएं तेरे साथ रहेंगी और राजा बेटा तो तुझे अपने सर आंखों पर बिठा ही लेगा। वो तुझे मिलने जरूर आएगा। हाँ, मैं भी उसके दर्शन की प्यासी हूँ। चंदा कल ही ससुराल से आई है, राजा उसे आशीर्वाद देने जरूर आएगा। ये महल का नौकर तुम्हारे पास क्या करने आया था? कौन? चिक्कू, कल महाराज साहब को 13वां है ना? 13वां है? तुम महाराज को कैसे जानती हो? महाराज साहब को नहीं, उनके बेटे को। वो हम दोनों लंदन में स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, तो तुम महल में क्यों नहीं ठहरी? इसलिए कि वो 40 दिन तक शोक महल में महाराज का शोक मनाएगी। फिर वो 13वां कैसे मनाएंगे? वो तो मनाना ही पड़ेगा। चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी?
देखो तो जब लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे और तुमसे पूछेंगे कि मैं क्या लगता हूँ तो क्या बोलोगी? जी जी हाँ। किस सोच में डूबे हो बरखुरदार? चाल चलो चलो। चाल क्या खाक चलूं? मेरी बाजी मात खा गई। मतलब ये कि कल महाराज का 13वां है और राजकुमारी शोक भवन से बाहर आ रही हैं। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है? राजकुमारी शोक भवन से बाहर आ रही है और तुम वहां प्रवेश कर जाओ। अंकल, चाणक्य नीति मान ली होती तो ये उलझन न पैदा होती, लेकिन तुम्हें तो राजकुमारी का प्यार हासिल करना है। अंकल प्लीज। बरखुरदार, इस चाणक्य नीति की आपकी ये चाणक्य नीति एक दिन मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। बरखुरदार कहते हैं, क्या कहते हैं, इस चाणक्य नीति की बदौलत ही तो महाराज प्रताप सिंह की लाखों की जायदाद का मुख्तारनामा तुम्हारे नाम लिखा है। और अभी भी वक्त है। मेरी बात मानो तो कल भरी सभा में राजकुमारी को बागी राजा के चक्कू से कत्ल करवा दो। क्या? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बरखुरदार, क्या नहीं हो सकता? तुम भूल रहे हो, बागी राजा भी इसी ताक में है कि जैसे ही राजकुमारी निकले और वो अपनी कसम पूरी करे। इसीलिए वो कल राजमहल में अवश्य आएगा। नाहर सिंह। जी सरकार। कल हमारे स्वर्गीय महाराज का 13वां है और कल से ऐन 13 दिन बाद हम एक और 13वां मनाएंगे राजकुमारी का 13वां। समझ गए? समझ गया सरकार। वेरी गुड इंस्पेक्टर शर्मा। कहते हैं क्या कहते हैं? इंतजाम करना जरा मजबूत। इस बार जो आ जाए राजा तो बजा देना उसका बाजा। क्या कहते हैं? मैं जरा अंदर। डोंट वरी। भाई नाटक बकौल चाचा बहादुर के कहते हैं कि एक राजा के लिए इतना बड़ा राजपाट है। अरे हुजूर, उस कम वक्त के लिए तो हम अकेले ही काफी थे। छड़ी से अपनी राजा का बाजा बजा दिया होता हमने तो। नवाब साहब, ये सब आपके बस का रोग नहीं। हाय सरकार, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े शेरों का शिकार किया है जंगल में। देखिए, ये सब शेरों का नहीं, इंसानों का जंगल है। देखिए कहीं आप खुद न फंस जाएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप ही? क्या कहते हैं चाचा बहादुर? कैसे हो? खामोश बैठ जाओ। हाँ तो कप्तान साहब, हम कह रहे थे इंस्पेक्टर शर्मा। कौन? राजकुमारी? राजकुमारी? अरे ये राजकुमारी नहीं, तो दासी है। दासी है? अरे ये राजा बागी नहीं, ये तो महल का सिपाही है। ले जाओ इसे। नाटक। वो असली राजकुमारी नहीं, असली राजा नहीं। अब तो हमें ऐसा लगता है कप्तान साहब जैसे हम असली नवाब नहीं। कहते हैं, क्या कहते हैं, अब तो आंख खुली आपकी। राजा बागी ने सारे गांव को बर्बाद करवा के अब नत्थू नाई के इकलौते लड़के को राजमहल में अपनी जगह भेज के गोली मरवा दी। आप मेरी बात अभी भी मानिए। राजा बागी का साथ ना देकर उसे हमारे हाथों गिरफ्तार करवा दें तो हम आपको 50,000 रुपए इनाम दिलवाएंगे। ओहो, एसपी साहब। आरावर से क्या भाषण दे रहे थे विक्रम बहादुर जी? नहीं सरकार, भाषण नहीं दे रहा था, इन्हें चेतावनी दे रहा था कि राजा बागी का साथ ना देकर उसे हमारे हाथों गिरफ्तार करवा दें तो इन्हें 50,000 रुपए का इनाम दिलवाऊंगा। वाह, 50,000 रुपए का इनाम तो हमारी सरकार भी देने का वादा करती है। बहुत अच्छा। 50,000 रुपए आपकी सरकार इनाम देगी और 50,000 रुपए अपनी सरकार से इनाम दिलवाऊंगा। लाख रुपए मिल जाएगा इन्हें। क्यों, समझे? अगर किसी ने पुलिस में खबर कर दी तो? इस बस्ती में कोई ऐसा गद्दार नहीं है माँ जो तुम्हारे बेटे को 50,000 रुपए के लिए बेच दे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, सांप ही रहेगा। उसे जितना भी दूध पिलाओ डसने से बाज नहीं आएगा। लेकिन बेटे। तुम चिंता न करो माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं आज ही उस सांप का सर काट कर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। भैया,
बेटा राजा को रोक दो वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ सावित्री? बेटा माँ के सुहाग को उजाड़ने पे उतर आया है। क्या? हाँ, अपने ही बाप के खून का प्यासा हो गया है। भैया, भैया उसे रोक दो, वो शहर जा रहा है भैया। बाबा रुक जा राजा। मुझे मत रोको बाबा, आज ये फैसले की घड़ी है। इससे पहले कि वो नाग हमें डस ले, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुझे क्या हो गया राजा? अगर तू उसे खत्म कर देगा तो सरकार दूसरा अफसर भेजेगी। बोल कितनों को खत्म करेगा? बेटा अगर किसी को खत्म करना है तो उसको खत्म कर जिसने तेरे नाम को बदनाम कर रखा है, उसे कानून के हवाले कर और अपनी बेगुनाही का सबूत दे। लेकिन बाबा। भैया ठीक कहते हैं राजा, कहीं तेरी जल्दबाजी किसी बेगुनाह को विधवा न बना दे। माँ, तुझे उससे हमदर्दी क्यों है जो तेरे बेटे और तेरी ममता को कुचलने पे तुला है? इसलिए बेटे, औलाद मिल जाती है, सुहाग छिन जाए तो फिर कभी नहीं मिलता। तुम भी कलयुग में सतयुग की बात कर रही हो माँ। कुछ भी समझ ले बेटे, तुझे मेरे दूध की कसम, भूल कर भी किसी सुहागन का सुहाग न छीनना।